मेरे आदमी की जिंदगी का सवाल है, वो डिप्रेशन में जा चुका है। संजीव मामा जी प्लीज कुछ हल निकालो। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, इतना मजबूर कर दिया मेरे हस्बैंड को, इतना मजबूर कर दिया कि उसको कुछ नहीं दिखा, वो सब चले गया। पावर स्टोर का कर्जा उतारा है, मेरे हस्बैंड का कुछ कर्जा नहीं था। मेरे हस्बैंड तो इतना दिलेर था, उसके ऊपर तो कोई कर्जा था ही नहीं, लेकिन उनको हमेशा झूठा साबित किया गया, झूठा साबित किया गया। और मेरे हस्बैंड की जान चली गई सिर्फ उनकी वजह से। सिर्फ डिप्रेशन में, सिर्फ डिप्रेशन दिया हुआ, उनका डिप्रेशन दिया हुआ था। संजीव और अनिल दोनों आप आरोपी मानते हो, और भी आरोपी है? पूरा परिवार आरोपी है। जिसने मेरा परिवार खत्म कर दिया वो परिवार आरोपी नहीं होगा क्या? जिस औरत का पति चला जाए उसका कुछ बचता है जीवन में? कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने, मेरा कुछ भी नहीं छोड़ा, मेरा सब खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। जो कलंक उसके ऊपर लगाया ना कि उसने जहर खाया, मुझे उस कलंक को मिटाना है और दुनिया को बताना है कि वो क्यों खाया उसने जहर। उसको मजबूर किया, उसको इतना पागल कर दिया पैसे की देनदारी पे कि वो मजबूर हो गया। उसको कोई रास्ता नहीं नजर आया, क्योंकि वो पुलिस वाले भी मिले हुए थे वहां पर, वो सब मिले हुए थे। और 2 दिन हो गए, अभी तक कोई इंसाफ नहीं दिलवाया। मुझे इंसाफ चाहिए और मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं भरी मीडिया में सबके आगे कह रही हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े अपने आदमी को इंसाफ दिलवाने के लिए। सब हो जाएगा बेटा, सब हो जाएगा, इंसाफ लेंगे बेटा, प्रशासन से इंसाफ लेंगे हम। पिछले 2 दिनों से पानीपत का एक मामला चल रहा है। दीपांशु आज हमारे बीच में नहीं है। मामा का कर्ज उसने देना था और जब वो पैसे की डिमांड करता था तो मामा उसे गुस्से होता था, सही ढंग से जवाब नहीं देता था। मामला खैल बाजार का है और 2 दिनों से आप वॉइस ऑफ पानीपत पर इस मामले को देख भी रहे हैं। मेरे साथ दीपांशु की धर्मपत्नी है, उनसे बातचीत करेंगे आखिरकार ये सारा मामला हुआ कैसे। वीडियो भी शेयर करना क्योंकि अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं इस मामले में नहीं की। आप पत्नी है उनकी? जी हाँ जी। दीपांशु की कोई बातचीत होती थी घर पे? टेंशन में था, क्या बातचीत होती थी? वो बहुत डिप्रेशन में थे, सिर्फ पावा फैमिली की वजह से, क्योंकि पावा फैमिली ने मेरे आदमी को मजबूर कर दिया इस काम को करने के लिए। अभी 10 दिन पहले ही हम उनके मार्ट पर गए थे। बात जब शुरू हुई थी हमारी, आज से 1.25 साल पहले 29 सितंबर को हमने इनकी दुकान पे बैठना शुरू किया। दुकान पे बैठना इसी शर्त पे शुरू किया कि हम लोग बहुत ज़्यादा कर्जे के नीचे हैं, हमारी दुकान ख़त्म हो जाएगी, आप लोग दुकान संभालो, दुकान में कुछ पैसे लगाओ और हम मकान बेच देंगे। मकान बेचने के बाद जो पैसे मकान के बचेंगे उसमें से 20 लाख रुपए हमें दिया जाएगा। मेरे हस्बैंड इनकी बातों में आ गए। उन्होंने किसी से 5 लाख पकड़, किसी से 10 लाख पकड़, 6 लाख की एक कमेटी उठाई डाल के, वह जाटल में किसी के पास एक कमेटी डाली, 6,60,000 रुपये की कमेटी डाली। वो सारा पैसा मिला के रोज़ सुबह अपने घर से पैसे लेके जाते थे दुकान पे। दुकान पे सारे वेंडरों को पैसे बंटवा दिए, पिछले जितने भी वेंडर थे दुकानदार के, उन सबको वेंडरों को पैसे बंटवा दिए। ऐसे करते 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 हमारा जितना कर्जा हमने उठाया था, कर्जा डे बाय डे हमारे ऊपर बढ़ता गया। फिर मकान जब बिका, मकान की डाउन पेमेंट भी रख गए। मकान का उनका कुछ सॉल्यूशन नहीं हो रहा था, कुछ 3 लाख का चक्कर था। तो उस टाइम जब बिरादरी बैठी तो ये कहते हमारे पास पैसे नहीं है। उस पैसे को रजिस्ट्री, मकान की रजिस्ट्री कराने के लिए मकान के ऊपर 70 लाख का लोन था। वो मकान के बाहर नोटिस लगे हुए थे इनके। सब कुछ ढकने के लिए मेरे हस्बैंड ने ये कह दिया कि आप रजिस्ट्री कराओ, ये मेरा मामा ये जनवरी में पैसे दे देगा। जब जनवरी आई तो पैसे मांगने गए, मामा जी वो थर्ड पार्टी मुझे तंग कर रही है, मेरे को पैसे दे दो। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है। मैंने ऐसे भीख मांगी, मैंने कहा मेरे आदमी की ज़िंदगी का सवाल है, वो डिप्रेशन में जा चुका है, संजीव मामा जी प्लीज़ कुछ हल निकालो। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। फिर उनके बेटे ने कहा एक पॉलिसी रिलीज़ कराएंगे हम, वो पॉलिसी का पैसा आएगा आप थर्ड पार्टी को दे देना। वहाँ से उन्होंने पॉलिसी रिलीज़ कराने पे एक शर्त रखी कि जो पैसा आएगा वो अनिल पावा के नाम आएगा।
लेकिन जब अनिल पावा के घर गए तो अनिल पावा भी और उनकी बेटी भी शर्तें रखने लग गए कि हम कैसे साइन करेंगे, ये तो मेरी मम्मी के नाम है पॉलिसी, मेरी मम्मी चाहेगी तो पैसे देंगी, नहीं तो मेरी मम्मी पैसे नहीं देगी। आखिरी दिन शाम को 4 बजे दुकान पे मेरे हस्बैंड का एक दोस्त आया, उसने कहा कि भाई तू लड़का मार देगा, लेकिन उसने फिर भी यही जवाब दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा। और वो उस डिप्रेशन में इतना मजबूर कर दिया मेरे हस्बैंड को, इतना मजबूर कर दिया कि उसको कुछ नहीं दिखा, वो सब चले गया, छोड़ के चला गया। उस सब के लिए वॉइस नोट में छोड़ के गया कि मैं उनकी वजह से मर रहा हूँ, मेरा सब कुछ खत्म कर दिया इन्होंने। मैंने भीख मांगी, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड की कोई सुनवाई नहीं करी। इतने टोंट कसते थे मेरे हस्बैंड को, इतने टोंट कसते थे कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है, तूने तो दुकान की सेल में से कर्जा उतारा है। और वो रोज कहते थे कि मैंने यहाँ से पैसे उठाए, मैंने वहाँ से पैसे उठाए, लेकिन उनको हमेशा झूठा साबित किया गया, झूठा साबित किया गया। और मेरे हस्बैंड की जान चली गई सिर्फ उनकी वजह से। जिस दिन दीपांशु ने ये कदम उठाया, आपसे बात हुई उस दिन, भाई मैं ऐसा कुछ काम करूंगा? कोई बात नहीं हुई मेरी, कोई बात नहीं हुई। बहुत परेशान थे। मैंने कहा क्या हुआ? कहते मैं अनिल मामा का रंग देख आया हूँ आज कोमल, वो पैसे नहीं देगा। और वही बात वो दिमाग में ले गया अपने, वो मामा का रंग ही उसको खत्म कर गया। ये जो कर्ज उठाया था जिसकी 70 लाख की बात चल रही है, ये संजीव और अनिल ने उठा रखा था या कुछ दीपांशु का भी था? कुछ इनका कुछ नहीं था, सारा कर्जा इनका उतारा है, पावा स्टोर का कर्जा उतारा है। मेरे हस्बैंड का कुछ कर्जा नहीं था। मेरे हस्बैंड तो इतना दिलेर था, उसके ऊपर तो कोई कर्जा था ही नहीं, सिर्फ इनके लिए कर्जा उठाया उसने। और उन्होंने इतना मजबूर कर दिया, उनको लगा कि ये झूठ बोल रहे हैं। कितनी पार्टियों से पैसे उठाए थे सिर्फ और सिर्फ इस दुकान के लिए, अपने लिए कुछ नहीं उठाया उसने। उसके ऊपर 1 रुपए का कर्जा नहीं था, दुकान के ऊपर लोन, जगह जगह पैसे मांगे सिर्फ इनके लिए, अपने लिए नहीं। हमें तो परमात्मा की बहुत मौज थी। मैं तो जॉब करती थी स्कूल में, हमें तो परमात्मा ने सब कुछ दिया था। इनकी बातों में आए हम और इन्होंने बर्बाद कर दिया हमें। मेरे हस्बैंड को ले गए ये, मेरे 2 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं करी किसी ने, किसी को नहीं पकड़ा गया अभी तक, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे पति के लिए मुझे इंसाफ चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। आप हौसला रखिए। आपकी खुद कब संजीव और अनिल से बात हुई थी इस बारे में कि मेरे पति के साथ ऐसा हो रहा, पेमेंट दे दो? हाँ, मैं खुद गई 10 तारीख को इलाइट मार्ट, जो उन्होंने नया मार्ट खोला है, मैं खुद गई हूँ वहाँ पर उनके पास। मैंने ऐसे भीख मांगी और उनकी वाइफ ने मुझे कहा फ़ोन करके कि कब्जन, तूने मेरी 90 लाख की दुकान पे कब्जा कर लिया, अब तू क्या चाहती है? और मैंने उसको कहा, मैंने तो तेरा कर्जा उतारा है, मैंने कौन सी दुकान पे कब्जा करा है? ये मामी, हमारी ज्योति मामी के वर्ड्स थे मेरे लिए। वो मुझे इतना गलत फ़ोन पे उन्होंने सुनाया। मैंने भीख मांगी ऐसे झोली फैला के कि एक माँ, एक 8 साल के बच्चे की माँ झोली फैला रही है मेरे आदमी को डिप्रेशन से निकालने के लिए पैसे की हाँ भर दो, लेकिन उन्होंने हाँ नहीं भरी पैसे की। और मैंने कहा पैसे हमारे पास नहीं आने, जिस पार्टी के आपने पैसे दे रहे हैं ना, उसी पार्टी के पैसे देने हैं हमने उस पैसे से, लेकिन उन्होंने नहीं हाँ भरी। आप जाके पूछ सकते हो, RM टिम्बर वाले हैं राकेश तायल, टोनी तायल, उनके 7,70,000 रुपये मेरे हस्बैंड ने उतारे। आप जाके पूछ सकते हो। एक अकेले सिंगल एक पर्सन के 7,70,000 उतारे हैं मेरे हस्बैंड ने। पिछले 1.5 साल से हर महीने 55,000 रुपये की किस्त भरते हैं 5 तारीख को उसकी, पिछले 1.5 साल से भर रहे हैं। आज तक 770 उतार चुके हैं वो, 7,70,000 रुपये एक सिंगल पार्टी के उतारे हैं। आप जाके कंफर्म कर सकते हो टिम्बर वालों के। उनका नाम टोनी तायल है, उनके पैसे 7,70,000 उतारे। और इतनी पार्टियों के पैसे उतारे हैं, मधु घी वाले के, रॉयल एंटरप्राइजेस वालों के, निर्वाण एसोसिएट्स वालों के,
इतनी फर्मों के पैसे दिए हैं, इतनी फर्मों के पैसे दिए हैं जिसका कुछ हिसाब ही नहीं है हमारे पास। आप फर्मों से जाके कंफर्म कर सकते हो कि इतनी इतनी पर्चियाँ राजधानी की, राजधानी जहाँ से हमारा राजधानी का सामान आता है ना, इतनी पर्चियाँ 25-30 पर्चियाँ मेरे हस्बैंड ने उतारी है उनकी। 25-30 पर्चियाँ, सोच सकते हो आप, 25-25 हज़ार रुपये की एक एक पर्ची उन्होंने उतारी है। 25-25 हज़ार रुपये की एक एक पर्ची हर हफ्ते उतार। क्यों दीपांशु ने क्यों उतारा कर्जा? ऐसा क्या बन गई थी? दबाव था कोई दीपांशु के ऊपर या सिर्फ मदद करने के लिए की था? सिर्फ मामा का प्यार था कि मैं अपने मामा, मेरे मामा के साथ इतना बड़ा काम हो गया। बाबा मेरा आज से 1 साल पहले डिफाल्टर घोषित हो गया था, फिर भी उसको बचाने के लिए उनके घर जाते थे, बैंक वालों से लड़ते थे कि सिर्फ मेरा बाबा बच जाए, मेरे बाबा की इज्जत बच जाए। लेकिन मेरे मामा की इज्जत, अपने मामा की इज्जत बताने के चक्कर में उसने अपने आप को खत्म कर दिया। और जहरीला पदार्थ वो घर पे ही खाया था उसने कि बाहर? कुछ नहीं पता कहाँ खाया, हमें कुछ नहीं पता। आपको कैसे पता लगा? हॉस्पिटल में लेके गए थे? हम हॉस्पिटल ले गए, उल्टियाँ कर रहे थे सुबह, तो मुझे लगा कि कुछ खाया हुआ है। हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में ही उन्होंने सिर नीचे फेंक दिया था। हम हाई होटल के आगे पहुंचे, हाई होटल के आगे ही सिर फेंक दिया था नीचे उन्होंने। कर्ज में, डिप्रेशन में थे वो? डिप्रेशन में, सिर्फ डिप्रेशन में, सिर्फ डिप्रेशन दिया हुआ, उनका डिप्रेशन दिया हुआ था। संजीव और अनिल दोनों आप आरोपी मानते हो? और भी आरोपी है इसमें? पूरा परिवार आरोपी है। जिसने मेरा परिवार खत्म कर दिया वो परिवार आरोपी नहीं होगा क्या? आप खुद सोचो। जिसके 8 साल 10 साल के बच्चे के ऊपर से बाप का साया चला गया, क्या वो पूरा परिवार दोषी नहीं होगा? मैंने भीख मांगी, उनको मेरी भीख भी नहीं समझ आई। आप कुछ समझदार हो ना? जिस औरत का पति चला जाए उसका कुछ बचता है जीवन में? कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने मेरा, कुछ भी नहीं छोड़ा। मेरा सब खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया मेरा। पुलिस ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की? मतलब किसी को पकड़ा नहीं, पूछताछ के लिए कुछ नहीं बोला? पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी। बिल्कुल भी। उनको, उनके पास पैसा आज भी है। उन्होंने मेरे आदमी को मरवाने के लिए अभी 11 तारीख को पता नहीं कौन से गैंग के गुंडे भेजे थे डेयरी के बाहर। उस दिन तो मेरे हस्बैंड गए नहीं डेयरी, हमने अपने उसको लड़के को भेजा, उसका कपड़ा उतारा गया, मुंह पे से टोपी उतरवाई गई और उसको बोला गया कि हमें तेरी तलाश नहीं है। कौन थे वो? आज तक तो 15 साल, मेरी शादी को 13 साल हो गए, आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि मेरे आदमी को ढूंढने के लिए किसी ने कपड़े उतरवाए हो, मुंह का नकाब उतरवाया हो। उन्होंने बंदे भेजे हुए थे ना, तभी तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और उनकी, जब मैं वहाँ गई ना बाबा से बात करने, अपने बचाव के लिए वहाँ पीसीआर बुलाई, गलती भी अपनी और पीसीआर भी बुलाई। फिर पीसीआर वालों को मैंने अपनी बात बताई, उन्होंने मेरी बात सुनी। फिर अगले दिन जाके फिर मेरे हस्बैंड के नाम दरखास्त लिखवा दी कि भाई ये हमें जान से मारने आया था। एक तो गलती कर रहे हैं, ऊपर से उन्हीं के नाम दरखास्त लिखवा रहे हैं। और वहाँ पर जब हम अगले दिन वहाँ पर जब राजीनामे के लिए गए तो उस राजीनामे में वहाँ कोई पुलिस वाला नहीं था, सिर्फ वो थे 5 परिवार के लोग और उनके द्वारा जो 15-20 लोग बुलाए गए थे वो थे। जब राजीनामा होता है तो जो कंप्लेंट लिखवाता है उसके भी साइन होते हैं ना। जो सेकंड पार्टी कंप्लेंट करती है वहाँ पर किसी के साइन नहीं हुए, सिर्फ मेरे हस्बैंड के साइन हुए। क्यों? क्योंकि वो पुलिस वाले भी मिले हुए थे वहाँ पर, वो सब मिले हुए थे। और 2 दिन हो गए अभी तक कोई इंसाफ नहीं दिलवाया। मुझे इंसाफ चाहिए और मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं भरी मीडिया में सबके आगे कह रही हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े अपने आदमी को इंसाफ दिलवाने के लिए। लेकिन जो कलंक उसके ऊपर लगाया ना कि उसने जहर खाया है, मुझे उस कलंक को मिटाना है और दुनिया को बताना है कि वो क्यों खाया उसने जहर। उसको मजबूर किया, उसको इतना पागल कर दिया पैसे की देनदारी में कि वो मजबूर हो गया। उसको कोई रास्ता नहीं नजर आया, उसको मरवाने की कोई कसर नहीं छोड़ी किसी ने। बहुत कोशिश करी और वो उन कोशिशों को देख के इतना हार गया कि बस ख़त्म कर दिया उसने अपना सब कुछ। और आखिरी दम तक कहते रहे, मामा जी मेरे पास 3 लाख नहीं है देने को। वो थर्ड पार्टी मुझसे रोज़ पैसे मांग रही है। संडे तक का टाइम दिया थर्ड पार्टी ने कि पैसे दो। मामा जी जब तक मेरे पास थे ना
मैं तब तक आपके पैसे भर रहा था, लेकिन अब मेरे पास पैसा नहीं है बाबा जी। अब मेरी सुनवाई कर दो। अब 3 लाख आपके आप भर दो, मेरे पास 3 लाख नहीं है। लेकिन मामा ने कोई सुनवाई नहीं करी, ना संजीव ने ना अनिल ने। अनिल मामा ने बहुत टॉर्चर किया मेरे हस्बैंड को, रोज टॉर्चर किया है, रोज टॉर्चर किया है मेरे हस्बैंड को, ताने मार मार के कि मैंने तो सबको दे दिया अपना, मैंने तो सबको दे दिया अपना। क्या दे दिया तुमने अपना? तुमने तो मेरा सब कुछ ले लिया, सब ले लिया मेरा, इन्होंने सब कुछ ले लिया। चलिए, पुलिस के पास सबूत हैं लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। पानीपत के एसपी इस मामले को जरूर देख रहे होंगे। उनकी दरख्वास्त है कि खुद इसमें संज्ञान लें और जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है आप उन पर जो है कार्रवाई जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।